हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स मेंटर लोकेश टोगेशिया एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन लेक्चर वीडियो सीरीज में। लास्ट क्लास में हमने हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 0 को एंड कर दिया था। इंटीग्रेशन कैसे करना है वो सीखा, डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो सीखा। तो आज हम हमारा एक न्यू चैप्टर की बिगिनिंग करेंगे गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेमेटिक्स या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, विच इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी। चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। श्योरली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आप हम स्टार्ट करते हैं गाइस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए सबसे पहले हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैकेनिक्स। अब हमारा देखिए फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम। क्लियर? बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं फिजिक्स की। उनमें से सबसे पुरानी फील्ड जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है, 1600 और 1700s के टाइम में, ठीक है, जब फिजिक्स पढ़ी जाती थी तो इनके ऊपर ही डिस्कशन किया जाता था। जो न्यूटन का टाइम था बेसिकली अगर मैं बात करूं तो उसमें जिस ब्रांच की ज्यादा प्रोग्रेस हुई फिजिक्स में वो थी मैकेनिक्स। Mechanics is what? It is a branch. It is a branch of physics in which we study about rest, motion and equilibrium of various bodies. It is a branch of physics in which we study about rest, motion and equilibrium of various बॉडीज। क्लियर है? रेस्ट के बारे में बात करते हैं, मोशन के बारे में बात करते हैं, और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है? हाँ, इक्विलिब्रियम और मोशन या रेस्ट के बारे में, वेरियस स्टेट्स। अगर मैं बात करूं तो स्टडी अबाउट वेरियस स्टेट्स ऑफ बॉडी, स्टेट रेस्ट की, स्टेट मोशन की या स्टेट इक्विलिब्रियम की। क्लियर? इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। तो इसके बारे में देखिए, मैकेनिक्स को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। मैकेनिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज काइनेमेटिक्स, अदर इज डायनामिक्स। वन इज काइनेमेटिक्स और अदर क्या होता है पार्ट आपका? डायनामिक्स। क्लियर? इनमें से काइनेमेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ रेस्ट, मोशन ऑफ बॉडी विदाउट considering the cause of motion। काइनेमेटिक्स बेसिकली वो पार्ट है मैकेनिक्स का जिसके अंदर हम रेस्ट या मोशन की स्टडी करते हैं बॉडी की, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? कॉज ऑफ मोशन का मतलब जो अगर मैं बात करूं तो ये होता है वेरियस काइंड ऑफ फोर्सेस। मतलब इनमें हम उस फोर्सेस पर डिस्कशन नहीं करेंगे जो बॉडी को रेस्ट में या मोशन में लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। हम सिर्फ उसी ड्यूरेशन पर फोकस करेंगे जिस ड्यूरेशन में बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो जब वो बॉडी मूव कर रही है तो वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, क्या उसकी वेलोसिटी है, क्या उसका एक्सेलरेशन है, क्या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट है, क्या उसका डिस्टेंस है। हमें सिर्फ इन्हीं चीजों से कंसिडरेशन होता है, मतलब होता है काइनेमेटिक्स वाली ब्रांच के अंदर।
क्लियर? तो विदाउट कॉज, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन, यहां पर इसके कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर नहीं किया जाता। वेयर एज, ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर है? कहां कहां काम आएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन में तो चलिए देख लेते हैं हम। स्ट्रेट लाइन मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ मोशन की स्टडी की जाती है, उनके कॉज ऑफ मोशन की स्टडी। जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं ये काइनेमेटिक्स के अंदर आएंगे, ध्यान रखिएगा, काइनेमेटिक्स का पार्ट है ये। वेयर एज स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन, डायनामिक्स की बात करें तो स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ बॉडी along with considering the cause of motion, along with considering the cause of motion, मतलब यहां पर जो कॉज माने जो फोर्स बॉडी को मूव करवाने के लिए या रेस्ट पे लाने के लिए या उसे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हम उस कॉज का भी डिस्कशन करते हैं। बेसिकली स्टडी ऑफ रेस्ट मोशन ऑफ बॉडी अलोंग विद कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। एग्जांपल इसका हम इसे कहां पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स पर डिस्कशन किया जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल होता है मूव करवाने के लिए। तो सर्कुलर मोशन जो पार्ट है वो आपका डायनामिक्स का पार्ट है। और लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है, कॉज ऑफ मोशन पर डिस्कशन होता है। तो जनरली मैकेनिक्स जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। क्लियर? आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली कौन सा है? काइनेमेटिक्स। पहले हम काइनेमेटिक्स पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे हम चलेंगे किस पर? डायनामिक्स पर। ठीक है, तो ये चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेडिंग लगा लेते हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? काइनेमेटिक्स, चलिए काइनेमेटिक्स की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर रेस्ट और मोशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कब पार्टिकल को रेस्ट में कंसीडर किया जाए और कब पार्टिकल को मोशन में कंसीडर किया जाए। ये कैसे पता लगता है? देखिए, कोई भी पार्टिकल रेस्ट में या मोशन में कैसे होता है? एक पर्टिकुलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। किस रेफरेंस में, किस रेस्पेक्ट में आप पार्टिकल के मोशन की या पार्टिकल के स्टेट की स्टडी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन करेंगे कि पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है। क्लियर? यहां पर काइनेमेटिक्स में जो आपका रेफरेंस होता है, ठीक है, रेफरेंस, reference to study the motion of body in kinematics is only time। ध्यान रखिएगा, is only time। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी किसके रेफरेंस में किया जाता है? टाइम के रेफरेंस में किया जाता है। काइनेमेटिक्स के अंदर किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है? टाइम के रिस्पेक्ट में। जब हम डायनामिक्स में जाएंगे तो हम देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर हम डिस्कशन करेंगे। रेफरेंसेस कोई पर्सन भी हो सकता है,
कोई, ठीक है, लोकेशन भी हो सकती है, कोई प्लैनेट भी हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अलग अलग हो सकती है जिनके रेस्पेक्ट में हम किसी बॉडी के मोशन को या रेस्ट को स्टडी करें। लेकिन काइनेमैटिक्स में ध्यान रखिएगा बेटा, काइनेमैटिक्स में जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो रेस्ट और मोशन की जो कंडीशंस है वो किसके रेफरेंस में स्टडी की जाती है? ओनली एंड ओनली टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी की जाती है। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन रेस्ट और मोशन की आती है यहां पर, इफ position of a body does not change with time. If position of a body does not change with time, then the body is said to be at rest. तो बॉडी कहां होगी? said to be at rest. क्लियर है? रेस्ट का मतलब क्या है? पोजिशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट. इफ पोजिशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस with time, then the body is said to be in motion. Said to be in motion. क्लियर है? तो ये डेफिनेशन मोशन और रेस्ट की आपको समझ में आएगी. क्लियर? क्या कह रहा है? अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो बॉडी रेस्ट में कंसीडर की जाएगी, और अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो बॉडी मोशन में कंसीडर की जा सकती है. क्लियर है? तो यहां पर टाइम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी स्टडी के लिए गाइस. टाइम जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? स्टडी के लिए. ओके, चलिए, तो मोशन और रेस्ट की कंडीशंस हो गई. जैसे कि अगर मैं, ठीक है, यहां खड़ा हूं और 10 मिनट बाद में भी आप मुझे यहीं पर खड़ा देखेंगे, इसका मतलब मैं क्या हूं? रेस्ट में हूं. तो आपने किसके अकॉर्डिंग मेरी स्टडी की? टाइम के अकॉर्डिंग. अगर मैं अभी यहां खड़ा हूं, 10 मिनट बाद में मैं किसी दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाता हूं, इसका मतलब मैंने क्या किया है? मोशन किया है. मेरी पोजीशन चेंज हुई है तो टाइम के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज कंसीडर कर कहलाएगी और मैं क्या कहलाऊंगा? इन मोशन. चलिए, मोशन ऑफ बॉडी. मोशन ऑफ एनी body is always done in a three-dimensional coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम. किसी भी बॉडी का मोशन जो होता है वो हमेशा कहां होगा गाइस? एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है. 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप समझते होंगे शायद. 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, y axis and z axis. ठीक है, all 3 axes are perpendicular to each other. ये तीनों एक्सेस एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है. तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ में क्या है? 90 डिग्री एंगल पर अलाइन होती है. जैसे कि हमारा जो रूम होता है, हम जो चल रहे हैं, हम भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही मोशन कर रहे हैं. हमारा जो रूम है, उस रूम का अगर आप कॉर्नर देखेंगे तो उस कॉर्नर में आपको 3 एक्सिस दिखाई देंगी. एक इस डायरेक्शन में, दूसरी
बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में और तीसरी ऊपर डायरेक्शन में, तो ये 3 एक्सिस हो गई। तो हमारा जो मोशन होगा वो किसी ना किसी एक्सिस के अलोंग होता है। तो उस पर्टिकुलर रूम तो हम नहीं बता सकते, हम इसको क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिससे हमें चेंज इन पोजीशन के बारे में, चेंज इन डायरेक्शन के बारे में उसके अकॉर्डिंग नॉलेज रहती है। तो मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज डन इन अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान रखिएगा, यहां पर किसी भी बॉडी का मोशन जो होगा वो हमेशा और हमेशा एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही परफॉर्म होगा। इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, मोशन को कैटेगराइज करते हैं। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बॉडी किस डायरेक्शन में किस तरह से मूव कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम बॉडी के मोशन को कैटेगराइज करते हैं गाइस। कैसे, आइए देखते हैं। Three types of motion. 3 types of motion. मोशन के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन, इसी को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन, जो हमारा चैप्टर है। 1 डायमेंशनल मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है? इफ बॉडी मूव्स along a straight line or only one or change occurs only in one axis of the coordinate system. Change occurs in one axis of coordinate system, then the motion is said to be in one dimension मोशन या 1D मोशन भी आप कह सकते हैं। अगर बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है, और तो और बॉडी के सिर्फ एक एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उस मोशन को हम कहते हैं गाइस 1 डायमेंशन मोशन। किस तरह से, देखिए कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y z, कोई बॉडी थी, उसकी इनिशियल पोजीशन थी A, ये उसका x1 एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1 और z1, x1 y1 और z1। ये ऑब्जेक्ट यहां से स्ट्रेट लाइन में चल के पहुंच जाता है V पर, तो उसकी x एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, x1 से x2, लेकिन y का कोऑर्डिनेट अगर y1 था तो अभी भी b के लिए भी कोऑर्डिनेट अभी भी y1 ही है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y1 और z1। z का कोऑर्डिनेट भी वही है। अगर स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक एक्सिस जो है वो चेंज होती है, बाकी 2 रिमेनिंग एज इट इज रहती है। आप देख रहे हैं x1 y1 z1, पहले कोऑर्डिनेट्स थे ऑब्जेक्ट के x1 y1 z1, अब अगर वो स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, मूव करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x2 y1 z1। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं गाइस, स्ट्रेट लाइन मोशन और 1 डायमेंशन मोशन। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, पहला motion of a train on railway tracks, motion of a train on railway tracks। दूसरा motion of a car on straight road।
मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। इट इज क्लियर, ये होता है आपका वन डायमेंशनल मोशन। इसी तरह से आगे बढ़े। सेकंड, टू डायमेंशनल मोशन या 2D मोशन, और इसे ही कहा जाता है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन या मोशन इन अ प्लेन। प्लेन क्या होता है गाइस? प्लेन माने एरोप्लेन नहीं, प्लेन माने कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू कोऑर्डिनेट एक्सेस out of all 3 axes। प्लेन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू कोऑर्डिनेट एक्सेस out of all 3 axes, also called two-dimensional, also called two-dimensional coordinate system। इसे ही क्या कहा जाता है? टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर मोशन इन अ प्लेन। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे कि अगर मैं सिर्फ 2 एक्सेस बनाता हूं एक्स वाई, इट इज अ एक्स वाई प्लेन। अगर हम ये बनाते हैं वाई जेड, तो ये कहलाएगा वाई जेड प्लेन। अगर मैं ये कहता हूं एक्स जेड, तो एक्स जेड प्लेन, ये होता है प्लेन या टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 में से किन्हीं 2 एक्सिस का जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज क्लियर? चलिए, तो 2D मोशन या टू डायमेंशनल मोशन को क्या करेंगे? इफ a body moves in a curved or zigzag path in a plane, or in other words, if a body moves in a curved or zigzag path in a plane, or in other words, if there is a change occurs, if a body moves in a curved or zigzag path in a plane, or in other words, if there is a change occurs in two coordinate axis of system, then the motion is said to be two-dimensional motion, said to be two-dimensional मोशन। जैसे कि देखिए, कोई प्लेन है आपका, कोई प्लेन है एक्स एंड वाई, इसके अंदर इनिशियल पोजीशन जो है बॉडी की वो ये है x1 और y1। बॉडी यहां से कर्ड पाथ फॉलो करते हुए यहां पहुंच जाती है, कर्ड पाथ को फॉलो करते हुए इस A पॉइंट से पहुंच जाती है B पॉइंट पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 की बजाय हो जाएंगे x2 और y1 की बजाय हो जाएंगे y2। x1 y1 की बजाय कोऑर्डिनेट्स अब होंगे x2 y2। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्ड पाथ को फॉलो कर रहा है तो देखिए दोनों एक्सिस में चेंज आ रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से A से जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए B पर पहुंच रहा है, तो भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे
x टू y2 चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह का मोशन जो है वो क्या कहलाता है? टू डायमेंशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी कर्व पाथ फॉलो करती है या जिगजैग पाथ फॉलो करती है या फिर उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो एक्सिस में चेंज आ रहा हो आउट ऑफ 3, क्लियर, तो ये मोशन कहलाएगा टू डायमेंशनल मोशन। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? पहला, फर्स्ट एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर इन ग्राउंड। देखा होगा आपने, फुटबॉल प्लेयर जो है ग्राउंड में वो कभी भी स्ट्रेट नहीं भागते, वो हमेशा जिगजैग भागते हैं। ऊपर से अगर टॉप व्यू अगर हम ले ग्राउंड का, तो ग्राउंड इज व्हाट? इट इज अ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें दो एक्सिस ही होती है, थर्ड एक्सिस नहीं होती है। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपका जो टेलीविजन है, ये जो बोर्ड है, ये सभी क्या है? टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो मोशन ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर इन अ ग्राउंड। सेकेंड, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है, ठीक है, जैसे मोशन ऑफ अ जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो, भाला फेंक। भाला जब हम फेंकते हैं ना, तो वो कुछ इस तरह से कर्व पाथ फॉलो करते हुए गिरता है, इसी को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? मोशन of insect on a wall। किसी इंसेक्ट, छिपकली या किसी कीड़े का या चींटी का मोशन ऑन अ वॉल, ऐसे 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 जिगजैग पाथ में होता है, तो वो मोशन भी क्या कहलाता है? टू डायमेंशनल मोशन कहलाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलरली पाथ में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो वो भी एक कर्व पाथ है, कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है। उस कर्व पाथ में किया गया मोशन क्या कहलाएगा? कर्व पाथ में किया गया मोशन कहलाएगा आपका सर्कुलर मोशन। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट, लास्ट रह जाता है आपका थर्ड, थ्री डायमेंशनल मोशन या 3D मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन और 3D मोशन क्या होगा? motion of any object in space or in sky is termed as three-dimensional motion. Motion of any object in space or in sky is termed as three-dimensional motion. Three-dimensional motion किसको बोलते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्पेस या स्काई में जब होता है तो उसे कहा जाता है थ्री-डायमेंशनल मोशन। ठीक है, स्काई क्योंकि तीनों एक्सिस में चेंज आता है। और when there is change occurs in all three dimension या all three axis of a three-dimensional coordinate system, then motion is said to be three-dimensional motion.
motion is said to be 3-dimensional motion. क्लियर है सभी को? 3-dimensional motion, ठीक है। जब स्काई या स्पेस में, जैसे कि मोशन ऑफ काइट, पतंग, काइट जो उड़ती है हवा में, वो 3-dimensional मोशन है गाइस, क्योंकि उसमें तीनों एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस आपकी चेंज होगी, ठीक है। मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ मॉस्किटोज, मच्छर क्या होते हैं? 3-dimensional मोशन करते हैं। क्लियर? तो ये आपके एग्जांपल हो जाते हैं 3D मोशन के। तो ये बेसिकली मोशन का बाइफर्केशन या क्लासिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किया है, और उसका बेसिक जाना है कि क्या होता है काइनेमेटिक्स या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये मैकेनिक्स ब्रांच में से आता है। मैकेनिक्स फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है गाइस, काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स। हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। काइनेमेटिक्स में रेस्ट और मोशन होता है। रेस्ट और मोशन हमेशा टाइम के रेफरेंस में स्टडी किए जाते हैं। क्लियर? और उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का एक 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही अकर हो सकता है। इसी बिहाफ पर मोशन 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, डिफरेंशिएट किए जाते हैं, विच इज 1-dimensional मोशन, नेक्स्ट इज 2-dimensional मोशन, एंड उसके बाद में आता है आपका 3-dimensional मोशन। क्लियर है? ये बात हमने आज की है। आज के लिए हम हमारी क्लास को यही विराम देंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर पर आगे फर्दर टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हुए बढ़ेंगे। क्लियर है? ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, stay blessed. Thank you.